175 लोगों को देश ने खोया। आज वो होते तो इस वक्त अपने परिवार के बीच होते। उन्हें भी देश के संविधान ने पूरी गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया था। लिहाजा 140 करोड़ नागरिकों के मन में इस वक्त दुख और डर के साथ साथ ये सवाल भी है कि आखिर गलती कहां हुई। अब जबकि हादसे की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। लापरवाही हुई, साजिश हुई या कोई अपराध हुआ है। तीन ट्रेनों की भयंकर टक्कर, 275 मौतें, 1175 घायल। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। शुक्रवार को हुए भीषण ट्रिपल ट्रेन हादसे के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट की चपेट में आकर कई परिवार उजड़ गए तो दर्दनाक हादसे से पूरा देश सदमे में है। हादसे के गुनहगारों को पीएम मोदी किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहते। इस बीच रेलवे ने अपने स्तर पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन असली गुनहगारों की गिरबाहों तक हाथ डालने के लिए सीबीआई की एक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। ओडिशा के मंत्री अश्विनी पात्रा ने बताया कि सीबीआई की टीम जांच में सुबह से जुटी है। The persons have already reached at Bhubaneswar at this place, at this spot, accident spot. CBI people. CBI. Okay. They have already reached here. By what time? Any? That I do not know the exact time. Today they have reached. I heard that they have already reached at this spot, and they have started their inquiry with the direction of Railway Board. आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं ताकि सदी के सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट के असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। बालासोर ट्रेन हादसे को कई दिन बीत चुके हैं और लगातार इस मामले की जांच जारी है। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि ओडिशा के मंत्री ने खुद ये जानकारी दी है अश्विनी पात्र ने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, तफ्तीश यहां पर चल रही है और जिम्मेदार कौन है इसका पता लगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरा हो और जो जिम्मेदार व्यक्ति है इस पूरे मामले में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दरअसल पिछले 4 दिनों में भीषण हादसे के बाद से हकीकत से सही पर्दा नहीं उठ सका है, जबकि सीबीआई हर उस सवाल का जवाब ढूंढेगी जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है, क्योंकि इस रेल दुर्घटना में तोड़फोड़ का अंदेशा या इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ का भी अंदेशा जताया गया है। इस बात का भी जवाब तलाशा जाएगा कि क्या मानवीय चूक हुई है। रेलवे की इंक्वायरी जारी है, लेकिन तथ्यों को जुटाकर हादसे की असली वजहों की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये केस जब सीबीआई को दिया जा रहा है तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसको ये नहीं सस्पेक्ट कर रही है कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का केस है। ये या तो साबोटाज है या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, यही 2 चीज हो सकती है। न तो सीबीआई को ये नहीं हैंडओवर किया जाता, ये एनआईए को दिया जाता। दरअसल रेल मंत्री ने बताया था कि हादसे की वजह रेलवे सिग्नल के लिए अहम पॉइंट मशीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव है। साथ ही उन्होंने बताया था कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी चालक की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से पहले ही इनकार कर चुके हैं।
उनके मुताबिक तोड़फोड़ या इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की आशंका है। यही नहीं, पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग एक तरह से फेल सेफ सिस्टम है। मतलब यह है कि अगर ये फेल हो जाता तो सारे सिग्नल ही लाल हो जाएंगे और ट्रेन परिचालन भी रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी गई है क्योंकि ड्राइवर के पास आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी थी। लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी, तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। जाहिर है सीबीआई हादसे की एक एक परत को पार की नजर से जांचेगी और असली गुनहगारों तक पहुंचेगी, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी भावुक होते हुए कह चुके हैं कि अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। बालासोर से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खौफजदा करने वाला ये मंजर हर किसी के जहन में कई सवाल ला रहा है कि आखिर इतना बड़ा रेल हादसा हुआ तो हुआ कैसे। और 3 दिन बाद भी अब बात जांच की हो रही है, लेकिन हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इसके पीछे आखिर जिम्मेवार कौन है और कब तक दोषियों को सजा मिलेगी। बालासोर ट्रेन हादसे में जांच रिपोर्ट का देश को इंतजार है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ। इस बीच हादसे वाले दिन भानगा बाजार स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर SB मोहंती पर शक की सुई घूम रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हीं की वजह से हादसा तो नहीं हुआ, क्योंकि स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी ही सिग्नल देने की होती है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जिंदा हैं। दोनों का एम्स भुवनेश्वर में इलाज चल रहा है। बालासोर ट्रेन हादसे के 2 दिन बाद सामने आई ये तस्वीरें थोड़ी सुकून भरी हैं। ये दोनों घायल शख्स कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हैं। भगवान का शुक्र है कि दोनों जिंदा हैं, हालांकि दोनों घायल हैं। ये दोनों ही बता सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन पर आखिर कैसे गई और इसमें गलती किसकी है। ट्रेन हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, इन सवालों के बीच बहानगा बाजार स्टेशन के स्टेशन मास्टर SB मोहंती पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के वक्त SB मोहंती ही स्टेशन के इंचार्ज थे, हालांकि वो अस्थायी स्टेशन मास्टर थे, क्योंकि बहानगा बाजार स्टेशन के मेन स्टेशन मास्टर SK पटनायक जो उस दिन अवकाश पर थे। स्टेशन मास्टर SK पटनायक के मुताबिक उनके सहयोगी SB मोहंती की कोई गलती नहीं थी। ड्यूटी में SB मोहंती थे। SB मोहंती थे, हैं? आप तो पैनल अभी खोदा तो इंक्वायरी चल रहा है, कल से चल रहा है। उनकी गलती है क्या? ना, उसका गलती कुछ नहीं है। सुनिए, गलती किसका होगा वो बाद में पता चलेगा। SK पटनायक भले ही अपने साथी को क्लीन चिट दे रहे हों, लेकिन जांच करने वाली टीम ने SB मोहंती को क्लीन चिट नहीं दी। उन्हें कारण बताओ नोटिस रेलवे ने जारी किया और उनसे पूछताछ भी चल रही है। रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसे एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। स्टेशन की कमान स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर के ही हाथ में होती है। आने वाली ट्रेन को रिसीव करने और डिपार्चर की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। जिस रूट पर ट्रेन जाएगी वो रूट क्लियर होना चाहिए, ये देखना भी स्टेशन मास्टर की ही जिम्मेदारी है। स्टेशन मास्टर के क्लियरेंस के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है। स्टेशन मास्टर ही सिग्नल देता है कि ट्रेन आगे बढ़ जाएगी या फिर स्टेशन पर रुकेगी। उसकी ये भी जिम्मेवारी है कि वो देखता है कि जिस लाइन पे ट्रेन जाएगी, जिस रूट पे जाएगी, वो रूट साफ है और उस पर किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ जब उसने पॉइंट्स और रूट करेक्टली सेट कर दिया, पॉइंट्स लॉक हो गए, लाइन बिल्कुल साफ है, उसके बाद वो सिग्नल देता है ट्रेन को रन थ्रू करने के लिए या ट्रेन को स्टेशन पे आके रुकने के लिए। बालासोर ट्रेन हादसे की मुख्य वजह यह थी कि मेन लाइन पर आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर आ गई थी, जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस की भीषण टक्कर होती है और उसकी बोगियां डाउन लाइन पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा जाती है। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या बहानगा बाजार स्टेशन के इंचार्ज से सिग्नल देने में गलती हुई? आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से लूप लाइन में क्यों डाला गया, जब पहले से ही लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी?
उसी के ऑफिस में एक छोटी सी पैनल होती है उसके सामने, जिस पे रूट जो मेन लाइन और लूप्स उनका एक नक्शा होता है, और उस पर बटन्स होते हैं जिससे वो ऑपरेट करता है पॉइंट्स को और सिग्नल को। तो सबसे पहले उस पैनल पे वो अपनी रूट सेट करता है, जिस रूट से ट्रेन जाएगी, और जब रूट एक दफ़े सेट हो गई और उसे तसल्ली हो गई कि जो रूट जिस पे जाएगा वो रूट बिल्कुल साफ़ है, उस पर कोई ट्रेन नहीं खड़ी है या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, उसके बाद वो सिग्नल लोअर करता है। ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे की जांच जारी है और रेलवे की एक्सपर्ट टीम सभी टेक्निकल पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द बालासोर हादसे के असली गुनहगार की पहचान होगी और उसे सजा मिलेगी। बालासोर से शिवांगी ठाकुर और पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बड़ा सवाल लगातार ये भी उठ रहा था कि अगर रूट क्लियर नहीं था तो ट्रेन को आगे जाने की इजाजत क्यों मिली। सवाल कई हैं। बालासोर हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं और हादसे वाले ट्रैक से अब ट्रेनें भी गुजर रही हैं, लेकिन कई परिवारों का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है। बालासोर में अभी भी दूसरे राज्यों से आए लोग अपने परिजनों की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक तलाश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें गांव वालों ने चंदा करके बालासोर भेजा है। जो लोग सफर में पीछे छूट गए, उनकी तलाश की ये कहानियां दर्द और बेचैनी को बढ़ाने वाली है। समंदर किनारे जब सुमित मलिक ने यह तस्वीर खिंचवाई होगी, तब उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं होगी एक दिन यही तस्वीर लेकर उनके अपने उनकी तलाश कर रहे होंगे। हावड़ा के रहने वाले सुमित मलिक कोरोमंडल एक्सप्रेस से अपनी रोजी रोटी कमाने चेन्नई जा रहे थे। हादसे के बाद 3 दिन से उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सुमित अपने परिवार की इकलौती संतान है। गाँव के लोगों ने चंदा करके उनके मामा के लड़के और कुछ लोगों को उनकी तलाश के लिए बालासोर भेजा। बहुत माने लाड प्यार का था, छोटा भाई है हम लोगों का, इसलिए ढूंढने निकला। गांव का हर आदमी हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करके हम लोग को यहाँ दूर तक भेजे। हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को। अच्छा, आपके गांव के लोगों ने पैसा दिया था कि आप लोग यहाँ के लोग, हम लोग दोस्त यार सब मिल के पैसा जुगाड़ करके हम लोग आए। जैसे हम लोगों को कुछ न कुछ पता चले तो बहुत एहसान है। सुमित 3 दोस्तों के साथ चेन्नई जा रहे थे। तीनों दोस्तों का पता लग गया, लेकिन सुमित की कोई खबर नहीं। सुमित के भाई के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन घर में परिजनों का हाल और खराब है। इसका संग जो 3 और दोस्त था वो तीनों को मिला है, यहीं से मिला है 2 को, और एक मिला है भद्रक से। खाली सुमित का भी पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। सुमित चेन्नई में ग्लास फिटिंग का काम करते थे और माँ बाप का इकलौता सहारा भी थे। देखिए, ये सुमित की तस्वीर है। हम अपने माध्यम से भी चाहेंगे, अगर रेलवे के अधिकारी, उड़ीसा के अस्पतालों में मौजूद अधिकारी, जिला प्रशासन के लोग अगर देख रहे हों, तो अगर कहीं सुमित दिखाई देते हैं तो उन्हें आप इसकी जानकारी तत्काल जो है परिवार के लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि परिवार जो है अलग अलग अस्पतालों में जाकर इनकी तलाश कर रहा है। सुमित के परिवार जैसे ऐसे कई परिवार हैं जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन गरीबी की जंजीर उन्हें बालासोर तक अपनों की तलाश करने नहीं पहुंचने दे रही। क्या भारत में रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? आइए आपको इसका जवाब देते हैं। एक रिसर्च में यूपीए सरकार के आखिरी 9 साल और एनडीए के पिछले 9 साल के आंकड़ों की तुलना की गई है। वो हम आपको बताते हैं आंकड़ों के साथ। 2004 से 14 के बीच 1477 रेल हादसे हुए थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 629 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। यूपीए के आखिरी साल 2013-14 में 118 रेल हादसे हुए थे, जबकि 2022 से 23 में 47 दुर्घटनाएं हुई हैं। भारत में रेल दुर्घटनाएं कम तो हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। 0 दुर्घटना का लक्ष्य हासिल करना एक कठिन चुनौती है, क्योंकि भारतीय रेलवे जैसा दुनिया में और कोई नेटवर्क नहीं है।
दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश भारत में हर दिन 1,30,00,000 लोग ट्रेन में सफर करते हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। रेलवे की ट्रेनें हर दिन लगभग 65,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ये सीधी लाइन में चले तो ये धरती का एक चक्कर लगाने से ज्यादा दूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेलवे नेटवर्क पर एक ही समय में मॉडर्नाइज करने और नई ट्रेनें शुरू करने दोनों तरह के दबाव हैं। और अब बात होगी बिहार की। बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का एक हिस्सा रविवार शाम ढह गया। गंगा नदी में पुल की जल समाधि के बाद बिहार में सियासत का पारा हाई है। हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पूछ रहे हैं कि पुल बनने में इतनी देर क्यों हो रही है। विपक्ष पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। उप मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनको मालूम था पुल का डिजाइन खराब है। ऐसे में सवाल उठता है कि सब कुछ पता होने के बावजूद 1700 करोड़ के पुल की बिहार में जल समाधि क्यों हुई और अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब तो और मजबूती से बनना चाहिए था। गिरा हुआ था पुल तो दूसरी बार गिरा है तो उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। ये प्रत्येक साल पुलिस का गिर रहा है। कभी हवा में उड़ जाता है तो कभी गंगा स्नान पुल करता है इसका। जिस पुल का उद्घाटन इस साल के अंत तक किए जाने की बातें हो रही हैं, उसके एक हिस्से ने रविवार को गंगा नदी में जल समाधि ले ली। तट पर खड़े लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। भारी भरकम पुल गिरने के बाद गंगा नदी में ऐसा उफान आया कि लोग डर कर भागने लगे। नदी का उफान तो अब शांत हो गया है, लेकिन बिहार में सियासी तूफान हाई है। बालासोर रेल हादसे के बाद इस्तीफा मांगने वाले बिहार सरकार के मंत्री अब खुद सवालों के घेरे में हैं। लेकिन इस पुल का भूगोल क्यों बिगड़ा, ये जानने से पहले खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसका इतिहास सुनिए। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। अब नीतीश कुमार पता नहीं किससे जानना चाहते हैं कि पुल बनने में इतनी देर क्यों हो रही है, क्योंकि खुद उन्होंने इसका काम शुरू करवाया और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। लेकिन बार बार धड़ाम हो जाने वाला उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2019 में इसको पूरा किया जाना था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2020, 2021 में इसको एक्सटेंशन दिया गया, 2022 में भी एक्सटेंशन मिला और 2023 में अब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। पुल कब पूरा होगा इसके बारे में बताने को कोई तैयार नहीं। हाँ, नीतीश कुमार ने फिर से वही बात दोहरा दी है जो पिछली बार पुल के गिरने के बाद उन्होंने अफसरों से कही थी। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। खास बात यह है कि इस पुल का डिजाइन लगातार सवालों के घेरे में है। ये बात मुख्यमंत्री को भी मालूम थी, उप मुख्यमंत्री भी जानते थे। खुद जेडीयू के विधायक ने 1 साल पहले ये मुद्दा पुल में आई दरारों की तस्वीरों के साथ विधानसभा में उठाया था। तब उनको उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि परेशान ना हो, सब कुछ ठीक कर देंगे। इतना महत्वपूर्ण योजना है कि माननीय मुख्यमंत्री का बार बार ऐसा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लास्ट टाइम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था कि इसके निर्माण में कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, इसलिए पूरी तरीके से तुड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। 1 साल पहले गिरे पुल की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है और दोबारा पुल गिर चुका है।
सच्चाई ये है कि पुल का गिरना तय था, पुल गिर सकता है ये भी पता था, लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबकी आंखें बंद रही। अब जेडीयू के विधायक खुलकर कह रहे हैं भ्रष्टाचार तो हुआ है, बीजेपी भी जनता के पैसे गंगा में डुबोने पर सवाल पूछ रही है। ये तो पहली बार गिरा नहीं है, जो पिछली बार गिरा उसमें क्या हुआ। तो ये कहना है कि कार्रवाई करें, और ये 1700 करोड़ रुपए किसके पैसे हैं? जनता के पैसे हैं ना। ऐसे ही बिहार सरकार के पास रोना रोती है कि सब सेंटर से फंड हमको मिले, हाँ, और आपके पैसे गंगा में डूब रहे हैं। लगभग 1700 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल का इंतजार भागलपुर और आसपास के लोग 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन पुल उद्घाटन के कई महीनों पहले ही गिर गया। अब स्थानीय लोग सोच रहे हैं पुल चालू होने के बाद इसका क्या हश्र होता है। लोगों का भरोसा पुल से और पुल बनाने वालों दोनों से उठ चुका है। लोग को जो इसके ऊपर विश्वास है वो दोबारा नहीं आ सकता, कि एक बार टूटा दोबारा, 3 बार क्या गारंटी का ये बनेगा। जब बन जाएगा अब तब चढ़ेंगे इस पर? बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे तो इससे बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो हो सकता है कि कल दिन बनने के बाद अगर यहाँ पे सैकड़ों गाड़ी चलेगी, उस समय अगर गिर जाएगा तो कितना नुकसान होगा। पूरे सरकार ने इसे ठेका दे रखा है और जानबूझ के हर एक साल पुल गिरा रहा है। सुशासन राज में बन रहे इस पुल से लोगों का भरोसा उठ गया है और लोग सरकार और अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। प्रशांत झा, जी मीडिया, भागलपुर। और चलिए देश हित में आगे बढ़ते हैं और अगली अहम खबर आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तेज करने, डिफेंस सेक्टर में साथ मिलकर प्रोडक्शन करने से लेकर चीन को लेकर भी बातें हुई। इससे पहले लॉयड ऑस्टिन की मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी हुई और इन सभी मीटिंग्स में एक टॉपिक नंबर 1 पर रहा, जिससे भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को बड़ा फायदा मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से करीब 15 दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री दिल्ली आए हैं। इस यात्रा में हुई बातचीत से साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी की 21 जून से होने वाली अमेरिका यात्रा में रक्षा के क्षेत्र में नए समझौते होंगे। सबसे ज्यादा संभावना जेट इंजन्स को लेकर नए समझौते की है, जिनकी भारत को अगले 1 दशक में बहुत ज्यादा जरूरत होगी। फाइटर जेट के इंजन बनाने की तकनीक बहुत जटिल और मुश्किल होती है। फाइटर जेट के इंजन की ताकत ही ये फैसला करती है कि फाइटर जेट की रफ्तार क्या होगी और वो कितना हथियार और गोला बारूद ले जा सकेगा। जी न्यूज़।